आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। ल्हासा की ओर लिखने वाले लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। अब थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के बारे में भी समझ लेते हैं, शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में क्या बताना चाह रहे हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि लेखक जब तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें रास्ते में क्या क्या परेशानी होती है और कौन सा भेष बना के उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया, और उस तिब्बती समाज के बारे में जानने को इसमें मिलती है। तो पहले हम लोग पढ़े लेखक परिचय। लेखक परिचय में हमेशा ध्यान क्या रखना है, लेखक के बारे में उनका जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं लिखना है, साहित्यिक विशेषताएं क्या है, भाषा शैली क्या है, ये सब लिखना है। अब पाठ का सार जो है शॉर्टकट में यहाँ पढ़ लिए। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ भी देख लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। व्यापारिक का मतलब क्या होता है? व्यापार से संबंधित। चौकिया सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने को बोलते हैं। बसेरा रहने का स्थान। पलटन सेना को बोलते हैं, आबाद बसा हुआ जहाँ लोग रहते हैं। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। निम्न श्रेणी मतलब घटिया प्रकार। अपरिचित अनजान को बोलते हैं। मत मतलब घुला मिलाकर। राहदारी मतलब यात्रा करने का कर जो होता है सो टैक्स, उसे बोलते हैं राहदारी। चिट पर्ची को बोलते हैं। भद्र भला को बोलते हैं। वेश मतलब कपड़ों को बोलते हैं। मनोवृत्ति मन की भावना। छंग मदिरा जैसा एक पेय पदार्थ होता है। विकट कठिन को बोलते हैं। परवाह चिंता करना। पड़ाव ठहरने का स्थान को बोलते हैं। दुरुस्त मतलब ठीक ठाक। श्वेत शिखर सफेद चोटियां। रास्ता फूटना, नया रास्ता शुरू होना। कंडे गोबर के बने उपले को बोलते हैं। यजमान जिनके घर अतिथि ठहरता हो। सत्तू गेहूं से बना खाद्य पदार्थ होता है। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ को बोलते हैं। समाधिगिरी
वह पहाड़ी जिस पर समाधि बनी हुई। चीर मतलब चीर की बनाई हुई। गंडा डंडे के ऊपर का कोई कपड़ा बांधकर बनाया गया कोई धार्मिक चिन्ह होता है, उसे गंडा बोलते हैं। बढ़िया सामान उठाकर ले जाने को बोलते, ललाट माथा को बोलते। भिक्षु बौद्ध अनुयायी जो होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले को भिक्षु बोलते हैं। भेष तो वेशभूषा, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई। पोथिया किताबों को बोलते हैं। जागीरदार जागीरों के मालिक को बोलते हैं। बर्फ होना, बर्फ जैसा ठंडा होना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। अब फरिंग कलिंगपोंग का रास्ता खुला है तो इसी रास्ते, पहले जब ये रास्ता नहीं था तो तिब्बत के रास्ते सारा चीज जो है सो हिंदुस्तान से, और नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की सभी चीजें जो थी सो नेपाल से तिब्बत जाने का ही मुख्य रास्ता था, उसी रास्ते जाया करता था सामान। अब फड़ी कलिंगपोंग का रास्ता खुल गया तो अब इस रास्ते जाया करती है। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी के मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। लेखक जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में जब यात्रा कर रहे हैं तो ये सब बात उन्हें तिब्बत में देखने को मिलता है, तो उसके बारे में ये सब बात बता रहे हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वो आपके लिए उसे पका देगी। कहने का मतलब है कि घर में आने जाने वाले किसी पर भी रोक टोक नहीं होता था। आप किसी के घर में घुस सकते थे और चाय से बनी हुई सामान उसको देते तो वो लेडीज सब जो होती थी सो चाय बना के दे दिया करती थी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चुंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। तब चाय कैसे बनता था, वहाँ के लोग किस तरह से चाय बनाते थे, तो वो लेडीज सभी क्या करती थी उसी प्रकार से दूध वाली चाय को बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के वो दे देती थी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चुंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। चाय वहां पर जो बनता था तो उधर के लोग क्या होता है, चाय बनने के बाद क्या करते, उसमें नमक मक्खन डाल के चाय बनाते थे और उसी चाय को वो लोग पीते थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, मतलब टैक्स मांगने आया। परित्यक्त चीनी किला मतलब वहां सेना वगैरह नहीं रहते हैं, तो एक आदमी जो है सो रास्ते में उनसे रंगदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और क्या कर रहे हैं, यहाँ भी उन्हें लेखक को किनसे जान पहचान होता है, सुमति। सुमति कौन था, एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, उनसे लेखक को जान पहचान हो जाता है सुमति से। और भिखमंगे रहने की जगह भी उन्हें मिल जाते हैं, रहते भी ठहरने के लिए उन्हें अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। उस समय जब गए थे तो उन्हें वहां पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला था। मतलब 5 साल पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब वो मतलब दूसरी बार जब यात्रा कर रहे हैं तब उन्हें रहने की भी जगह मिल गया है। लेकिन जब 5 साल पहले यात्रा किए तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिला था। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। पहले मतलब रहने के लिए मतलब जगह देना वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर डिपेंड करता था। मन होता तो देते, नहीं मन होता तो नहीं देते थे। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे।
तब शाम के बाद तिब्बती लोग सब जो थे सो छंग पीते थे। छंगे क्या मतलब मदिरा टाइप का होता था, तो वो पी लेते थे तो नशा में हो जाते थे और वो अपने होश हवास में नहीं रहते थे, कम होश हवास में रहते थे। अब हमें विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब लेखक को क्या पार करना था? डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत ही दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। वो रास्ता जो था इतना मोड़ वगैरह था और जंगल से भरा हुआ था कि किसी आदमी को देखा नहीं जा सकता था। वहाँ डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान पे मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। तब डकैत सभी ऐसा था, ये नहीं कि पहले पैसा मांगते, ऐसा नहीं करते थे। पहले मार देते थे इंसान को, फिर उसके पास से जो पैसा वैसा होता था सो निकालते थे। मतलब कोई नियम कानून नहीं था, पुलिस वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद से अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और वहां जहां कहीं कैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक जो थे तो किस भेष में थे? तो भिखमंगे के भेष में थे। और लोग जब कोई पूछते तो क्या करते, अपना वहाँ सूरत देखते, अपना टोपी उतार देते और जीभ निकाल कर कुची कुची मतलब दया दया करके एक पैसे मांगने लगते, भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। अब लेखक जो थे सो सुमति जो है, सुमति के साथ जो थे सो लंगकोट के लिए वो निकल पड़े थे। तो सुमति से बोलते हैं कि कुछ लोगों के पास सामान था तो 2 घोड़े कर लो, कम से कम उस पर रख देंगे, सामान भी रख देंगे और हम लोग तब पहाड़ी पे चढ़ भी लेंगे तो हम लोगों को सफर करना आसान हो जाएगा। दूसरे दिन हम घोड़ों पे सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब उस पर ना बर्फ था ना कोई हरियाली था, इसलिए बोला जा रहा है कि पहाड़ जो थे सब बिल्कुल नंगे थे, मतलब उस पर कुछ इस तरह का चीज बर्फ और हरियाली नहीं दिखाई पड़ रही थी। कहने का क्या मतलब, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों को सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक बता रहे हैं उनका घोड़ा जो था और उनके साथ एक 2 जन और हो गया था, लेकिन लेखक का जो घोड़ा था सो धीमे चलने लगा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, लेखक ऐसा सोच रहे हैं और उसे मारना नहीं चाहता था। मतलब लेखक उसे मारना नहीं चाहते थे कि तो घोड़ा तेजी तेजी से चले। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं योनिक व कश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पा रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक जगह ऐसा था जहां से 2 रास्ता निकल रहा था। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंगकोट का रास्ता दाहिना वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले।
मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता, मतलब सुमति जो था सो मंगोलों का रहने वाला था, तो उन लोगों का कैसा चेहरा का फिर कलर होता है, वो रेड होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मतलब कहने का बात है, वो जो थे सुमति जो था सो लेखक के देर से आने पे नाराज था, और उन्होंने क्या बोल रहे हैं, 2 टोकरी कंडे मतलब गोबर के जो उपले होते हैं ना सो मतलब जला डाले, 2-3 बार उनके लिए चाय भी गर्म कर डाले। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा हो जाता था। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब लेखक बता रहे हैं कहाँ वो पहुंच गए थे, तो तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गए थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा कैसे बनता था, किसी लकड़ी पर कपड़ा बांधकर उसमें धार्मिक चीज जो होता था सो बांधा जाता था, तो उसे क्या बोला जाता है, गंडा बोला जा रहा है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। तब इन लोगों का लास्ट स्टॉपेज कहाँ था, लहासा था। तो बोल रहे कि वहां पहुंचकर उधर उधर तुम मत जाओ, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने की कोशिश की। अब लेखक जो है तो दूसरे दिन बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, मतलब बढ़िया जो सामान उठाता है उसे बढ़िया बोलते, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब रास्ते में क्या क्या कठिनाई लेखक को हो रहा है उस बारे में बता रहे। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत से अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजार देखने के लिए वहां कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सिर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास के अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तब नमसे जो थे सो बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से लेखक से मिलते हैं, और हालांकि लेखक का ऐसा भेष नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। वहाँ एक क्या था, अच्छा मंदिर था। वहाँ पर क्या होता था, बुद्ध वचन अनुवाद किया गया, मतलब
भगवान बुद्ध का अच्छा जो बातें, अच्छी जो बातें थी, सो उसमें लिखा हुआ कितना 103 पोथियां रखी हुई थी और उनका लेखक का आसन भी वहीं लगा था। और वहाँ बड़े मोटे कागज पर अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी के 15-15, मतलब एक एक पोथी का जो वजन था, सो लेखक क्या बता रहे, 15-15 सिर से कम नहीं था। फिर सुमति जो थे सो फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति जो थे सो भिक्षु दे जो अपने आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब लेखक बता रहे थे कि वो पुस्तकों के भीतर थे, मतलब पुस्तक को वहाँ पढ़ने लगे थे, उनका आसन वहाँ लगा था, इसलिए उन्होंने जाने के लिए कह दिया। दूसरे लेखक मतलब बोले कि ठीक है, आप सुमति को बोले आप अपने यजमानों के से मिल के आइए, तब तक मैं यहाँ पुस्तक पढ़ता हूँ। लेकिन क्या होता है, इसमें लेखक उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। दूसरे दिन वह चले गए। अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनको लौटने में 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन क्या होता है, वह उसी दोपहर में के बाद ही चले आते हैं। तिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। फिर वहां से लेखक क्या करते हैं, अपना अपना सामान पीठ पर उठाते हैं और भिक्षु नमसे से विदा लेके आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।